हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी पूरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका टारगेट नीट 2023 है। आज हम सेमीकंडक्टर के ऐसे 10 क्वेश्चंस पे स्टडी करेंगे जो इफ आपने समझ लिए कर लिए तो नीट 2023 में सेमीकंडक्टर से आने वाले क्वेश्चंस को दुनिया की कोई ताकत आपका गलत नहीं कर सकती। मैं इतना 100% श्योर हूँ। मैंने 40 साल की प्रीवियस के सारे क्वेश्चन देखने के बाद 10 ऐसे क्वेश्चन छांटे हैं, 10 ऐसे क्वेश्चन छांटे हैं जिनको करने के बाद आपसे 40 साल के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और मैं इतना भी 100% श्योर हूँ कि नीट 2023 में जो सेमीकंडक्टर से सवाल पूछा जाएगा वो भी इन 10 सवालों में से ही होगा। अब आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन में याद करते हैं। इफ आपको 10 क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करता हूं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा पूछा है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आइडेंटिफाइड द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आइडेंटिफाइड द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मैं आपके सामने 8 कंटिन्यूअसली डायोड ड्रॉ कर रहा हूं। आपको सिर्फ इसकी बायसिंग आइडेंटिफाई करनी है। ये बायसिंग फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो इसको करवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बायसिंग को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है। इफ P टाइप हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है तब तो उसकी बायसिंग होगी फॉरवर्ड बायस, और इफ P लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो उसकी बायसिंग क्या होगी रिवर्स बायस। एकदम सिंपल तरीका। P हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस और P लो पोटेंशियल से कनेक्ट है तो रिवर्स बायस। आइए मैं 8 डायोड आपके सामने बैक टू बैक ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट ये मैंने कनेक्ट कर दिया 8 वोल्ट से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने माइनस का 2 वोल्ट से। अब आपको एक बात बता दूं, ये ट्रायंगल है वो P साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो डंडी है ये N साइड को रिप्रेजेंट करती है। अब 8 और -2 पे हाई पोटेंशियल कौन सा है 8 वोल्ट पे, तो P किससे कनेक्ट है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो कौन सी बायस हो जाएगी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, आज हम सेकंड तरफ चलते हैं। अपन सेकंड एग्जांपल बनाते हैं। सेकंड ये कर दिया मैंने माइनस का 2 वोल्ट और ये कर दिया मैंने प्लस का 6 वोल्ट। अब आप देखिए -2 प्लस 6 में हाई पोटेंशियल कौन सा है 6 वोल्ट और लो पोटेंशियल कौन सा है -2 वोल्ट। तो P किससे कनेक्ट है लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसकी बायसिंग क्या हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए तीसरे फिगर की तरफ चलते हैं। तीसरे फिगर की तरफ इसको कनेक्ट कर दिया मैंने प्लस के 6 वोल्ट से, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने प्लस के 4 वोल्ट से। बस आप ये देखिए 6 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है 6 बड़ा नंबर है, सबको पता है 6 बड़ा नंबर है। तो P किससे कनेक्ट है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसकी बायसिंग क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं चौथे फिगर की तरफ। चौथे फिगर की तरफ बात करते हैं अपन। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने प्लस के 2 वोल्ट से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने प्लस के 9 वोल्ट से। अब आप देखिए 2 और 9 में हाई पोटेंशियल कौन सा है 9 वोल्ट और लो पोटेंशियल कौन सा है 2 वोल्ट। तो P किससे कनेक्ट है लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो कौन सी बायसिंग हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम अपने पांचवें फिगर की तरफ चलते हैं। और पांचवें फिगर की तरफ चलते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया -3 वोल्ट से, इसको कनेक्ट कर दिया -5 वोल्ट से। अब -3 और -5 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है -3। तो P किससे कनेक्ट है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो कौन सी बायसिंग हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम अपने छठे फिगर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर फिगर की तरफ चलते हैं। अब P को मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस के 7 वोल्ट से और इस साइड को मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस के 2 वोल्ट से। तो -7 और -2 में हाई पोटेंशियल कौन सा है -2 और लो पोटेंशियल कितना है -7। सबको पता है -7 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा होता है -2 बड़ा नंबर है और -7 छोटा नंबर है। तो P लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो उसकी बायसिंग क्या हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं। सातवें फिगर की तरफ हम चलते हैं। सातवें फिगर की तरफ जिसको मैंने यहाँ पे प्लस 8 वोल्ट से जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने अर्थ कर दिया। अब इसको देख के हम डर गए। अर्थिंग का मतलब कुछ नहीं होता 0 वोल्ट होता है। क्या होता है 0 वोल्ट होता है। अब 8 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है 8। तो P किससे कनेक्ट है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं फॉरवर्ड बायस। अब आखिरी फिगर 8 नंबर फिगर जिसके अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया -4 वोल्ट से और इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब देखिए P -4 से कनेक्ट है और N 0 से कनेक्ट है। -4 और 0 बड़ा नंबर कौन सा है? 0 बड़ा नंबर है, -4 छोटा नंबर है। तो P लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वैल्यू में कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नीट के प्रीवियस में काफी बार पूछा जा चुका है और वो है कि नीट 2023 में भी पूछा जा सकता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर काफी बार पूछा गया है और होप सो कि आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द स्विच थ्रू बैटरी। एक बैटरी से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें आपको ये पता करना है कि सोर्स से मतलब बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा। तो चलिए हम आपके सामने एक डायग्राम बना देते हैं। एक लाइन में मेंशन कर देता हूं मैं, एज्यूम D1 एंड D2 आइडियल डायोड, D1 एंड D2 आइडियल डायोड। चलिए ठीक है, अब इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू पूछिए तो आपको जो मैं लॉजिक सिखा रहा हूं उसको ध्यान रखना है। याद रखिए कि फॉरवर्ड बायस के अंदर ऑपरेट करने वाला डायोड, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करने वाला डायोड हमेशा ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। और रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट होने वाला डायोड एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड बायस जनरली 0.7 वोल्ट के बाद उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो करंट को कैरी कर लेते हैं, जबकि रिवर्स बायस में करंट को फ्लो करवाने के बहुत हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। सप्लाई कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट सप्लाई है। तो 6 वोल्ट सप्लाई फॉरवर्ड बायस से तो करंट को कैरी कर लेगी, बट रिवर्स बायस से करंट को कैरी नहीं कर पाएगी। तो हमेशा याद रखिए फॉरवर्ड बायस डायोड एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करते हैं और रिवर्स बायस डायोड एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करते हैं। इस डायग्राम के अंदर जज कीजिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस पे, कौन सा डायोड रिवर्स बायस पे। देखिए अभी मैंने सिखाया था P हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस होता है और P लो पोटेंशियल कनेक्टेड तो रिवर्स बायस होता है। इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए P सीधा हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, तो ये डायोड कौन से बायस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस में। जबकि इस डायग्राम में देखिए ये P किसी का लो पोटेंशियल से कनेक्टेड, तो कौन से बायस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब 6 वोल्ट सप्लाई को फॉरवर्ड बायस डायोड को अलाउ कर देगा, जबकि रिवर्स बायस डायोड की सप्लाई को अलाउ नहीं करेगा। तो इस वाली ब्रांच को यहाँ से हटा दीजिए। तो हटाने के बाद ये जो सर्किट बनेगा आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे मैंने 3 ओम लगा दिया, ये आपका डायोड हो गया D1 और ये हमारी सप्लाई हो गई। ये हमारी सप्लाई हो गई कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। अब नॉर्मल आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, V इक्वल टू क्या आया? तो I इक्वल टू V अपॉन R। आप स्पेशली एक बात का ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एज्यूम D1 एंड D2 आइडियल डायोड। आइडियल डायोड है तो V की सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 6 और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो 6 अपॉन 3 2 एम्पीयर सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगा। ऑप्शन मिल जाएगा, आप टिक कर दीजिए। लेकिन यदि आइडियल डायोड नहीं होते तो यहाँ पर एक वोल्टेज बैरियर वोल्टेज लिखी हुई होती जो जनरली 0.7 वोल्ट होती है। मैं कहीं मैं 0.6 दिया था, मैं जनरल डाटा बता रहा हूँ, तो जनरली 0.7 वोल्ट होती है, ज्यादा नहीं होती। तो उस केस में आपको 6 में से 0.7 को घटाना पड़ेगा। तो 6 माइनस 0.7 अपॉन 3। इफ ये डायोड आइडियल नहीं है तो, यदि आइडियल डायोड है तो अपनी बैरियर वोल्टेज क्या कंसीडर की जाएगी? 0 कंसीडर की जाएगी। तो 6 माइनस 0 अपॉन 3 मतलब 6 अपॉन 3। लेकिन if वो डायोड आइडियल नहीं होता तो हमारा आंसर में फॉर्मूला ये अप्लाई किया था, I इक्वल टू V माइनस VP अपॉन R। V तो अपना 6 और V की बैरियर वोल्टेज इस डायोड के जस्ट ऊपर प्रिंट होगी, जो जनरली या तो 0.6 होगी या 0.7
0.7 होती है या 0.8 होती है? मोस्ट प्रोबेबली 0.7 ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। हाँ, ये एक बात अलग है कि नीट में ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा गया है। आप प्रीवियस 40 के पेपर देखेंगे तो आपको एक या दो बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर एक अच्छा सवाल है, अच्छी ग्रेड का सवाल है, जनरल डायवर्ट का सवाल है। इसका जनरल डायवर्ट का सवाल है, तो मैं सवाल आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं। ये 250 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा जनरल डायोड है, ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम। इसको सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, मैं आपको बता दूं आरएस। ये आप काफी स्टूडेंट इस डायग्राम को देख के समझ चुके होंगे। ये जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है। जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आपको पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं समझा दूं कि सर्किट ऑपरेट कैसे करता है। आपको अच्छी तरह पता है जनरल डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सर्किट पर 10 वोल्टेज को रेगुलेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सर्किट तक ओनली लोड तक ओनली 10 वोल्ट की सप्लाई पहुंचे, मतलब कि आपकी जो इनपुट सप्लाई है वो 20 वोल्ट की आ रही है, जबकि मैं चाहता हूं कि लोड पर सिर्फ 10 वोल्ट ही पहुंचना चाहिए। तो हम 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो जनरल डायोड है लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो जनरल डायोड क्या करेगा, 20 वोल्ट सप्लाई में से केवल 10 वोल्ट सप्लाई को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट से कम सप्लाई में करंट को कैरी करेगा और 10 वोल्ट में वो सैचुरेशन की स्टेज में आ जाएगा, तो 10 वोल्ट सप्लाई को ही एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे 20 वोल्ट सप्लाई अप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट सप्लाई जनरेटर अपने ऊपर ले लेगा, और जैसा कि वो पैरेलल में कनेक्ट है तो लोड में भी कितनी सप्लाई करेगा, 10 वोल्ट ही सप्लाई करेगा, क्योंकि पैरेलल में कभी भी पोटेंशियल नहीं तो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और रिमेनिंग जो भी अननेसेसरी वोल्टेज है वो कहां पे ड्रॉप हो जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाएगी। तो जैसा कि सर्किट में दिखाई दिया सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट है, सिंपल सी बात है। और यदि आप चाहते हो कि मुझे यहाँ लोड पे सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट ही चाहिए, तो 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का जनरल डायोड लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सप्लाई 20 वोल्ट की आएगी, जनरल कितने को अलाउ करेगा, ओनली 10 वोल्ट को ही अलाउ करेगा, ओनली 10 वोल्ट को ही अलाउ करेगा, और रिमेनिंग जो अननेसेसरी वोल्टेज है वो सारी कहां पे ड्रॉप हो जाएगी, यहां पे ड्रॉप हो जाएगी। अब इस सर्किट के अंदर जो भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है वो सारी चेक कर लेते हैं। अच्छा, सप्लाई कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की, जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, तो जनरल यहां पर भी कितना सप्लाई करेगा, 10 वोल्ट की सप्लाई करेगा। कितना सप्लाई करेगा, 10 वोल्ट की सप्लाई करेगा, क्योंकि लोड पे वोल्टेज नीचे की 10 वोल्ट की होगी। आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब आपके पास आर है, वी है, तो क्यों ना हम आईएन निकाल सकते हैं सिंपल से ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके, VL IN/RL, ठीक है। अच्छा, VL कितना अपना 10, IN अपने को निकालने का है, RL कितना अपना 1 किलो ओम, तो IL मेरा आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, कितना 10 मिली एम्पियर, यानी यहाँ से कितना करंट पास होगा, 10 मिली एम्पियर। अगला सवाल आपसे रूट से फ्लो करने वाला करंट पूछा जा सकता है, तो आप क्या करोगे, 10 मिली एम्पियर। अब थोड़ा सीरीज रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 20, उसमें जनरल में कितनी मिली, 10, तो अननेसेसरी कितनी बची, 10 बची। तो जो अननेसेसरी वोल्टेज है वो सीरीज रेजिस्टेंस पे चली जाएगी, कितनी, 10, कितनी, 10। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है। अननेसेसरी वोल्टेज जो भी होगी वो कहां से पास होगी, सीरीज रेजिस्टेंस से पास होगी। यदि आपका जनरल डायोड 8 वोल्ट का होता तो 12 वोल्ट वहां पे चली जाती। तो अब आपके पास Vs है, Rs है, तो पुनः Is निकालते हैं, तो Vs IsRs। अच्छा, Vs अपना कितना है, 10, Is अपने को निकालने का है, और Rs अपना कितना है, 250 हो, कितना 250 ओम। तो Is हो जाएगा 1/25, 1/25 मींस 0.04 एम्पियर। इसको चाहूं तो मैं 40 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूं, कितना, 40 मिली में, पॉइंट का 10 की पावर -2, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड,
तो 40 मिली एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट आएगा सीरीज रेजिस्टेंस से कितना आएगा 40 मिली एम्पियर। देखिए अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस क्रैक कर दिए। पहला क्वेश्चन लोड पे वोल्टेज पूछ सकता है तो 10 वोल्ट की जो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वही लोड पर वोल्टेज होगी। दूसरा क्वेश्चन तो लोड करंट पूछ सकता है तो लोड करंट कितना आएगा 10 मिली एम्पियर। अब जो सप्लाई वोल्टेज थी उनमें से जो जनरल ने एक्सेप्ट कर ली, जो रिमेनिंग है वो कहां ड्रॉप हो जाएगी, सीरीज पे ड्रॉप हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी अपनी 10 को 20 में से 10 को घटा दिया। सीरीज में गिवन था तो हमने सीरीज करंट भी कैलकुलेट कर लिया। आखिरी क्वेश्चन जनरल करंट कितना होगा, जनरल करंट। अब आप देखिए यहाँ से 40 मिली एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर चला गया तो रिमेनिंग कितना जनरल करंट बचा, 40 माइनस 10 कितना 30 मिली एम्पियर का आपका जनरल करंट बच गया। तो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर कर दिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक या दो बार देखने को मिलेगा, बाकी क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज आप सीरियस लें, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आप मजाक में लेते हैं और ये आ जाता है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए जो न्यूमेरिकल थे मैंने 1 2 3 मैंने तीनों न्यूमेरिकल डाल दिए। तीन न्यूमेरिकल की मोस्टली या 100% सेमीकंडक्टर में पूछे जाते हैं। अब जो रिमेनिंग मेरे 7 क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल सवाल है। सेमीकंडक्टर एक थ्योरेटिकल अप्रोच चैप्टर है, तो ये 7 क्वेश्चन मेरे थ्योरेटिकल सवाल है। तो इन सातों सवाल को मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ और आप इनकी जो आंसर है वो प्लीज स्पेशली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सातों के सातों सवाल इंपॉर्टेंट है, डंके की चोट पर आएंगे और आए हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि which type of impurity added for making p type and n type semiconductor p type और n type सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए किस टाइप की इम्प्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कॉमन सवाल जो नीट ने बहुत ही कॉमनली वे में पूछा है और वो है कि 2023 में भी पूछ सकती है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद तो आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल ऑर्बिट पे पाए जाते हैं। प्योर फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि आप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे तो 4 की कितने होंगे, 7 होंगे, जबकि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो ये इनको मांगने पे मजबूर करेंगे। क्या मतलब है, मांगने पे मजबूर करेंगे। तो इसलिए इस इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर मांगने वाले एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। याद रखना, पी टाइप बनाने में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं इसको। और इसमें कौन आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली ये ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीएच को आप एक बार देख लीजिएगा क्या कहते हैं, शायद थोरियम कहते हैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको पी टाइप और एन टाइप से पी टाइप और प्योर एन टाइप के एक्सटर्नल ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे आप पेंटावैलेंट मिलाओगे तो 4 + 5 9 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 8 ही चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, एक एक्स्ट्रा इनके पास, तो उनको डोनर टाइप की इम्प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये दाता लोग बन जाएंगे और वो मांगने वाले लोग बन जाएंगे। और इसमें कौन आता है, पापा, आशा, साबु, भाई। पापा, आशा, साबु, भाई। फास्फोरस 8 से Sp को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, Bl को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जनरली यूज में नहीं आते इनके नाम, P, As, Sp और Bl। और एक बात याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे तो ये लोग तो भूरी फैल जाएगी। यहाँ पे तो 4 इनके पास में 4 + 3 7 सिंपल सी बात है, तो भूरी फैल जाएगी। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर
लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, किसकी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, क्योंकि 4+3 7 तो ये तो मांगने वाले लोग हैं, इनको होल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। और आइंस्टाइन सेमीकंडक्टर की यदि मैं बात करूं तो इनको बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का इस्तेमाल किया गया। 4+5 9, तो इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा है जिसको ये निकालना चाहते हैं, तो इनके पास जो मेजॉरिटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है, किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको परफेक्टली समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल जो कॉमनली नीट में पूछा गया और वो है कि नाइट्रोजन टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। मैं आपके सामने की पॉइंट्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, की पॉइंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। अब आपको अच्छी तरह पता है कि बायसिंग दो तरह की होती है, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करी, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। पी हाई पोटेंशियल कनेक्टेड एंड लो पोटेंशियल कनेक्टेड तो फॉरवर्ड बायसिंग, पी लो पोटेंशियल कनेक्टेड एंड हाई पोटेंशियल कनेक्टेड तो रिवर्स बायसिंग, जिस पर डिस्कस हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था यहाँ पे। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग पर बेस की पॉइंट्स, मैं फॉरवर्ड बायसिंग के 3 की पॉइंट्स लिख रहा हूँ और रिवर्स बायसिंग के 3 की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। आप प्लीज इन 3 की पॉइंट्स को दिमाग में लेकर चले। तो आ जाइए फॉरवर्ड बायसिंग के 3 की पॉइंट्स कौन कौन से, पहला और यहाँ पे साथ साथ रिवर्स बायसिंग का भी लिखता चलता हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी साइड होती है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होती है। आपको बताया था ना पी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होता है, और रिवर्स बायसिंग में पी नेगेटिव से कनेक्ट होता है और एन पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, मींस पी लो पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। बात मैंने आपको बता दी। सेकंड बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैरियर का लेवल होता है वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर बहुत ही पतली बनती है। बैरियर लेवल रिड्यूस्ड, hence very thin depletion layer form, very thin depletion layer form, बहुत ही पतली डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर बैरियर लेवल increased, hence very thick depletion layer form, very thick depletion layer का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे तो मिली एम्पीयर स्केल के करंट देखे जाते हैं और यहाँ पे माइक्रो एम्पीयर स्केल के करंट देखे जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही पतली डिप्लेशन बनती है या बहुत मोटी डिप्लेशन बनती है, तो यहाँ करंट ज्यादा देखा जाता है, यहाँ कम देखा जाता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें, यहाँ लेते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ लेते हैं करंट। आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं आएगा, लेकिन एक वोल्टेज पे अचानक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो जनरली बहुत कम होती है, 0.6 वोल्ट से 0.8 वोल्ट, जो जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। जबकि रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं आएगा, एक वोल्टेज पे अचानक करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ माइक्रो एम्पीयर और यहाँ पे मिली एम्पीयर, जो कि बहुत हाई होती है, जनरली 12 से 15 वोल्टेज के बाद ही होती है, जबकि यहाँ पे मात्र 0.7 वोल्ट होती है। जिस वोल्टेज पे करंट आता है फॉरवर्ड बायस में उसको नी वोल्टेज कहते हैं, और जबकि रिवर्स बायस में उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके सारे की पॉइंट आपके सामने हैं। चलिए मैं ये बात भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको नी वोल्टेज कहते हैं, इसको नी वोल्टेज कहते हैं, और जबकि इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको परफेक्टली समझ में आ रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे ही 2023 में आ चुका है और 2022 में आ चुका है, और वो 2023 में वापस रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। रेक्टिफायर, क्या रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो इसका पर्पस, क्या पर्पस है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का क्या पर्पस है, ये
को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये पूछा जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है, जैसे रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो भी एफ दे देगा आपको, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर दो तरह के रेक्टिफायर है, वैसे तीन होते हैं पर तीसरा एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी और एक फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये दो सवाल बड़े कॉमन सवाल है जो बहुत ही पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में अनचेंज रहेगी। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 ही रहेगी, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जो आउटपुट का जो ग्राफ आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ इस तरीके का आता है। कैसा आता है? कुछ इस तरीके। तो साइकिल रिपीट कहां से होना स्टार्ट करती है, तो आप नोटिस कीजिए साइकिल कहां से रिपीट हो रही है, यहां से रिपीट हो रही है। इनपुट में भी जिस पॉइंट से साइकिल रिपीट होती है, आउटपुट में भी उसी पॉइंट से साइकिल रिपीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे के ऊपर वाले में जो साइकिल्स बन रही है वो कितनी साइकिल्स बन रही है, 2 साइकिल्स बन रही है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। कैसा आता है? कुछ इस तरीके का आता है। आप नोटिस कीजिए रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो चुका है, यहां से स्टार्ट हो चुका है। तो एक साइकिल यहां पे फिनिश, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल और ये 4 साइकिल। यहां 2 साइकिल फिनिश हुई, जबकि यहां 4 साइकिल फिनिश हुई। तो फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टिफायर का पर्पस पढ़ लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी देख लीजिए और ये ग्राफ देख लीजिए, सफिशिएंट है। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 7, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिल्टर के तौर पर काम आता है। देखिए रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता, उसमें अभी भी कुछ एसी के कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं। रेक्टिफायर का पर्पस क्या है, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी बदलना। पर रेक्टिफायर से पास होने के बाद 100% एसी 100% डीसी में नहीं बदलती, इसमें कुछ परसेंटेज 20%, 25%, 30% अभी भी एसी के कंपोनेंट मिक्स होते हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन प्योर डीसी फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट से प्योर डीसी लाने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। 3 लोग हैं जो एज अ फिल्टर के तौर पे काम आते हैं। एक इंडक्टर काम आता है जिसको एल फिल्टर कहते हैं, तो ऑप्शन में एल है तो एल टिक कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सेकंड वाला ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में सेकंड वाला ही दे रखा होगा। सी फिल्टर, कौन सा फिल्टर? सी फिल्टर, जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कैपेसिटर केवल एसी को अलाउ करता है, डीसी को कभी अलाउ नहीं करता। तो इस आउटपुट के अंदर जितना भी एसी का हिस्सा है कैपेसिटर अपनी तरफ खींच लेता है और प्योर डीसी को कहां सप्लाई कर देता है, लोड पे सप्लाई कर देता है। और तीसरा फिल्टर है पाई फिल्टर। कौन सा फिल्टर? पाई फिल्टर। वैसे पाई फिल्टर सबसे बेस्ट फिल्टर माना जाता है, पर रफ एंड टफ कॉमनली यूज फिल्टर कौन सा है? सी फिल्टर। इसको पाई फिल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरीके से। ये कैपेसिटर और ये अपना इंडक्टर और ये अपना इंडक्टर, तो शेप पाई जैसा बन जाता है, इसलिए इसको पाई फिल्टर भी कहते हैं। एल फिल्टर में एक इंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है, सी फिल्टर में एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है और पाई फिल्टर में 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन तक आपको परफेक्टली समझ में आ चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसके अंदर बस आप लोगों को सिंपल याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंपल याद रखना है। एक तो आप एलईडी का सिंबल याद रखेंगे, एलईडी का। एक आप फोटो डायोड का सिंबल याद रखेंगे,
एक आप फोटो डायोड का सिंबल याद रखेंगे और एक आप जेनर डायोड का सिंबल याद रखेंगे। लिख नहीं रहा होगा तो शायद ध्यान रखते हैं। एक आप एलईडी का सिंबल याद रखेंगे, एक आप किसका सिंबल याद रखेंगे, फोटो डायोड का सिंबल याद रखेंगे, फोटो डायोड का सिंबल याद रखेंगे और एक आप जेनर डायोड का सिंबल याद रखेंगे। तो आप मेरा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन ये है कि द सिंबल ऑफ एलईडी, फोटो डायोड एंड जेनर डायोड। बहुत ही आसान सिंबल है। सबसे पहले आप तीनों केस में पीएन जंक्शन डायोड बना दें किसी तरह की कंफ्यूजन के बिना। एलईडी फॉरवर्ड बायस पे काम करती है, तो P प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, N माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। फोटो डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है, तो P माइनस से N प्लस से, और जेनर डायोड भी रिवर्स बायस पे काम करते हैं, तो P माइनस से N प्लस से। अब कुछ तो स्पेशल होना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल पर्पस डायोड है। तो एलईडी में आप तीन तीर बाहर की तरफ रखेंगे, लाइट को इमिट करता है ये। फोटो डायोड में तीन तीर आप अंदर की तरफ करते हैं, लाइट इस पे गिरती है, और जेनर डायोड में इसलिए वो सीन होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें आपको सिर्फ इनके सिंबल याद रखने हैं, सिर्फ सिंबल। और क्वेश्चन नंबर 9 उसी पर ही बेस्ड है, आप इनके यूजेस भी याद रखें। जैसे एलईडी की यूजेस की मैं बात करूं तो एलईडी एक तो डेकोरेशन में काम आती है, एक तो डेकोरेशन में काम आती है। इसके अलावा थीफ अलार्म सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, थीफ अलार्म सिस्टम के इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिमोट स्विच, रिमोट कंट्रोल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर रिमोट ज्यादा आगे लगी रहती है लाल रंग की। वैसे इसके और भी यूजेस है, लेकिन ये तीन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, डेकोरेशन, थीफ अलार्म सिस्टम, एलईडी। दूसरी जब हम बात करें जेनर डायोड की, तो जेनर डायोड का क्या यूज है, तो जेनर डायोड हमारा यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मेरे को पूरी होप है कि इस टॉपिक से सवाल आया तो सेकंड नंबर पर ही आएगा। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी फोटो डायोड, फोटो डायोड यूज में लिए जाते हैं स्ट्रीट लैंप में। कहां पे, स्ट्रीट लैंप को रास्ते में हाईवे पे जाते हैं, स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं, दिन पर चार्ज होते हैं और रात में उनसे रोशनी होती है। फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये मेरा 9वां सवाल था। और मेरा आखिरी 10वां सवाल जो नीट 2022 में पूछा गया है, और वो 2022 में था या बीएससी नर्सिंग में था, किसी एग्जाम में था, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो पे 2023 में आ जाएगा, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसको मैं लास्ट में ले रहा हूँ, जबकि सवाल शुरुआत में आ जाना चाहिए, पूरा मन किया बेचारा सवाल किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक होता है कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन आएगा, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। इफ इनको गर्म किया जाए, मतलब इनकी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इनकी रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आप याद कर लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होते हैं। यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब आप एक बात सोचिए, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, सिंपल सी बात है। तो इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए, तो इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टर की क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंडक्टर की डिक्रीज होगी, और सेमीकंडक्टर की क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यदि यही सवाल टेम्परेचर को इंक्रीज की बजाय टेम्परेचर को डिक्रीज का पूछा जाए, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। देखिए, एक याद रखेंगे तो आगे से आगे सारे याद रखेंगे। जैसे मेरी बात करूं तो मैंने कौन सा याद कर रखा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कोई याद नहीं किया। टेम्परेचर कंडक्टर इंक्रीज होते हैं तो घटाने पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और यहाँ डिक्रीज होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी के केस में आपको करना है। तो कंडक्टिविटी की यदि बात करें, ये डिक्रीज हुई है तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हुई है तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन 10 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि नीट 2023 में सेमीकंडक्टर में इन
10 सवाल में से 12 सवाल